इन्वेस्टमेंट करना हमें सीखना होगा और इस मार्केट में सही तरीके से सही जगह निवेश करने के लिए मैंने आमंत्रित किया है मिस्टर अमित पालीवाल जी को, जो इस मार्केट के एक्सपर्ट हैं। तो मैं अमित पालीवाल जी से आग्रह करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि इस मार्केट में किस तरह से सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट किया जाए ताकि लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो, वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाए। तो वेलकम मिस्टर अमित पालीवाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत आप सभी का। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और फिर हम सीधा पीपीटी शुरू करेंगे। आर्यन जी एक बार ये कंफर्म कर दीजिए, स्क्रीन आ गई क्या? सर शेयरिंग स्टार्ट है। ओके, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए मुझे छोड़ के। ठीक है चलो। थैंक यू विनय जी, ये इवेंट आपने अरेंज किया। इस वक्त 55 लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दोस्तों मैं अमित पालीवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पैसा बनाने की और अमीर बनने की। पैसा आप सभी कमा रहे हैं, पैसा कैसे कमाते हैं मैं वो नहीं बताऊंगा, कई गुना कैसे बढ़ाते हैं मैं वो बताऊंगा। आर्यन जी एक बार सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ के सबको म्यूट कर दीजिए। पैसे को कई गुना कैसे बढ़ाएंगे हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे सेकंड इनकम जनरेट करने की। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, दुकान चलाते हैं, कैसे मैं नई दुकान लगा पाऊं, कैसे एक नई फैक्ट्री लगा पाऊं, कैसे एक सेकंड इनकम जनरेट कर पाऊं, हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे कुछ शेयर बाजार के बारे में, कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। ये जो शेयर बाजार में लोगों का पैसा बनता है, लोग बात करते हैं टाटा बिरला अंबानी शेयर बाजार से बन गए, वो कैसे शेयर बाजार से बनते हैं, हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और हम बात करेंगे आपकी और मेरी आर्थिक कुंडली की। वो आर्थिक कुंडली कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई के लिए पैसा कहां से आएगा, मैं जब रिटायर होऊंगा तो मैं और मेरी बीवी सर उठा के शान से कैसे जी पाएंगे। हम बात करेंगे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। निवेश आप सब लोग करते आ रहे हैं एक लंबे अरसे से, लेकिन निवेश के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हम अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट अमित जी। म्यूट कर लिया सब। दोस्तों शेयर बाजार को समझने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं। ये सवाल का जवाब आपको मुझे नहीं देना, बस अपने दिमाग में सोचना है। आप कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कमर्शियल लाइफ। आपका बिजनेस, प्रोफेशन, नौकरी, पेशा, धंधा, कारोबार क्या है, आप उसे कैसे करते हैं, कहां बैठ के करते हैं, दुकान चलाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं। एक बार अपने आप में सोच लीजिए कि ये मेरा काम है, मैं ये काम करता हूं, ये काम करने का मुझे इतना पैसा मिलता है, ये काम से मैं छुट्टी ले लूंगा तो मेरे को पैसा कितना मिलेगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा तो क्या ये काम मेरे को इसके बाद पैसा देगा। बस ये एक बार आपको सोचना है। अब मैं आपको बताता हूं हम लोग जो काम करते हैं उसको वर्ल्ड वाइड किस तरह से डिवाइड किया जाता है। पूरी दुनिया में केवल 4 ही तरह के बिजनेस या प्रोफेशन होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी। मैं नौकरी करता हूं, मुझे उसके बदले तनख्वाह मिलती है। मेरा स्किल और टैलेंट वक्त के साथ इंक्रीज होता है तो मेरी सैलरी भी वक्त के साथ इंक्रीज होती है, बट हमेशा मेरी कॉस्ट मेरे स्किल और टैलेंट के बराबर रहती है। जितना काम, जितना दिमाग और जितना समय देता हूं उतना पैसा मुझे मिलता है। एक दूसरा प्रोफेशन होता है जिसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, वकील लोग हो गए। ये लोग भी ऐसा ही काम करते हैं, इनके स्किल और टैलेंट की कीमत इनके घंटे के हिसाब से इन्हें मिलती है, बस ये किसी और के लिए ना करके अपने लिए काम करते हैं। मैंने देखा है अक्सर लोगों को नौकरी करते हुए सपना देखते हैं कि मैं अपना काम शुरू करूंगा, अपना काम शुरू करूंगा, अपना काम शुरू करूंगा। मुद्दतें बीत जाती हैं, वो सारी जिंदगी नौकरी के जंजाल से बाहर नहीं आ पाते और रिटायर हो जाते हैं, और उनका सपना हमेशा सपना रह जाता है और जो इनकम का दायरा था वो हमेशा फिक्स्ड रह जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में, नौकरी में इनकम का दायरा फिक्स होता है।
अब इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी और आती है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे कहते हैं बिजनेस। बिजनेस वो व्यक्ति होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या एलआईसी एजेंट नहीं होता। बिजनेसमैन वो होता है जो एम्प्लॉय जैसे लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रखता है, उनको उनकी सैलरी देता है और उनसे अपना काम निकलवाता है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केवल 2 ऑफिस बॉय, 2 रिसेप्शनिस्ट, 2 फील्ड बॉय रख लेने को बिजनेस नहीं कहते। आप बिजनेसमैन तब बनते हैं जब आप अपने जैसे स्किल और टैलेंट के व्यक्ति को हायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं डीपीएस में और मुझे तनख्वाह मिलती है। एक सर्टेन टाइम के बाद मैंने अपना खुद का ट्यूशन सेंटर खोल लिया, नौकरी छोड़ दी, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय बन गया। जब मेरा कारोबार बढ़ गया, बैच ज्यादा हो गए, तो मैंने 4 फिजिक्स के टीचर अपने यहाँ सैलरी पे रख लिए, तो मैं बिजनेसमैन हो गया। अब एक चौथी कैटेगरी होती जो मैं आपको बताऊंगा, उसे कहते हैं इन्वेस्टर। ये वो व्यक्ति होता है जो कोई काम खुद नहीं करता, ये केवल पैसा देता है बिजनेसमैन को कि ये लो पकड़ो, पैसा करो और मुझे मेरा मुनाफा कमा के दो। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी बैंक हैं ये भी एक तरह के इन्वेस्टर है, ब्याज पे पैसा देते हैं, आपसे अपना ब्याज लेते हैं। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रख रहा हूं। पूरी दुनिया में, क्योंकि शेयर बाजार का कॉन्सेप्ट समझना है तो ये बेसिक फार्मूला समझना जरूरी है। पूरी दुनिया में केवल 20% ही लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, और पूरी दुनिया का 80% पैसा उन लोगों की जेब में है। और इस पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड के 80% लोग ऐसे हैं या तो वो कर्मचारी हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और पूरी दुनिया की सिर्फ 20% वेल्थ उनके पास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो 80% की दुनिया से निकल के 20% की दुनिया में जा सकते हैं बिना अपनी लाइफ में कोई बदलाव किए। आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, केवल सोचने का नजरिया बदलना है और आपका कैटेगरी आज चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आज आपको कुछ पैसा मिल जाए, मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए मिल गए, 50 लाख रुपए कहीं से आ गए, गांव की जमीन बिक गई, तो आपके जहन में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप करना चाहेंगे? अक्सर एक जहन में चल रहा होता है, यार कहीं से पैसा आएगा तो ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, कहीं से पैसा आएगा तो अपना फैक्ट्री लगाऊंगा। अलग अलग बिजनेस आइडिया सबके हो सकते हैं, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपने अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्त को करते देखा हो, जिससे पिछले 10 साल में वो अमीर बन गया हो, खूब पैसा उसने बनाया हो, और आपको लगता है यार काश मैं भी नौकरी ना करके ये बिजनेस में होता तो मैं भी अमीर बन जाता। ऐसा कोई बिजनेस जो पिछले 10 साल में प्रॉफिट मेकिंग रहा हो, या ऐसा कोई बिजनेस जो आपके करने की इच्छा हो, या ऐसे कोई से 10 बिजनेस जिसका सामान आप और मैं खरीदते हैं। भाई किसी परचून की दुकान से माल लाते हैं तो मैं उसको, उसका ग्राहक हो गया परचून की दुकान वाले का। नाई की दुकान पे बाल कटाते हैं तो वो भी एक बिजनेस है जिसको मैं पैसा देता हूं, वो मेरे से कमाता है। अभी आपके सामने स्क्रीन पे कुछ नाम है, नाम है मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, पीवीआर। दोस्तों पिछले 15 मिनट की प्रेजेंटेशन में कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपके सामने बैठे बैठे मैंने 25 बाईपास सर्जरी कर दी, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल। जी हाँ, मैं अपोलो हॉस्पिटल का मालिक हूं क्योंकि मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल के शेयर्स हैं। दोस्तों हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, और भारत जैसे देश में बिजनेसेस को सब्जी की तरह, आटा दाल चीनी चावल की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। जितने नाम आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं, क्या वो बाटा है, एनटीपीसी है, भारती एयरटेल, डॉक्टर लाल पैथलैब, ये सारे के सारे बिजनेस बिकाऊ हैं। आप इनकी कीमत चुकता करके इनके हिस्सेदार बन सकते हैं। अगर आप मुझे केवल 10,000 रुपए दें, केवल 10,000 रुपए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इससे ज्यादा कीमत का मोबाइल रखते हैं हम लोग। दोस्तों केवल 10,000 रुपए महीने में इस इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री आज मैं आपके नाम कर दूंगा। मारुति इंडस्ट्री का एक शेयर 10,000 रुपए का आता है। इसे कहते हैं बिजनेस खरीदना। जो मैंने चौथी कैटेगरी बताई थी, जिसे मैंने बोला था, वो होता है इन्वेस्टर, जो खुद कोई काम नहीं करता। टाटा बिरला अंबानी अदानी जैसे बिजनेसमैन को पैसा दे देता है और वो लोग उसके लिए काम करते हैं और उसका प्रॉफिट उसे घर बैठे आता रहता है। अभी देखिए मैं आपके सामने एक स्टोरी रख रहा हूं, ये स्टोरी मेरी खुद की है, आपकी मेरी दोनों की हो सकती है। स्क्रीन पे देखिए कुछ नाम लिखे हैं। सबसे पहले सुबह उठ के मैं कोलगेट करता हूं, फिर जिलेट के रेजर से दाढ़ी बनाता हूं, फिर सेरा सैनिटरीवेयर की टॉयलेट एक्सेसरीज है, हैवेल्स के गीजर में पानी गर्म करता हूं, हिंदुस्तानी यूनिलीवर के साबुन से नहाता हूं, इमामी की मर्दों वाली ब्यूटी क्रीम लगाता हूं, रेमंड का कोट पहनता हूं, टाइटन की घड़ी
बांधता हूँ, ब्रिटानिया की ब्रेड खाता हूँ, टाटा टी की चाय पीता हूँ। दोस्तों ये वो बिजनेस हैं जिनका मैं कंज्यूमर हूं, जो मेरी वजह से चल रहे हैं। आज अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेना बंद कर दूं तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, और केवल मैं नहीं, 125 करोड़ जनसंख्या ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है। और पिछली शेयर बाजार की रैली को अगर निकाल दूं तो अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 के बीच का इन कंपनियों का ग्रोथ आपके सामने स्क्रीन पर है। कोलगेट 130 से 930 7 गुना हो गया, जिलेट 7 गुना हो गया, सेरा सैनिटरीवेयर 50 गुना हो गया। तो ये वो कंपनियां हैं जो मुझसे कमाती हैं। यानी मेरी जो दिनचर्या है, सुबह से लेकर शाम तक मैं जिन कंपनियों का प्रोडक्ट परचेज करता हूं, वो कंपनियां 10 गुना 20 गुना 30 गुना हो गई पिछले 10 साल में। तो क्यों ना इन्हीं कंपनियों को खरीद लिया जाए। सामने कीमत लिखी है, इतनी कीमत में इन कंपनियों का एक शेयर अवेलेबल है। ये है शेयर बाजार का रहस्य, पार्ट नंबर 1। अभी पार्ट नंबर 2 बताऊंगा, जिसमें पता चलेगा कि शेयर चढ़ता क्यों है और गिरता क्यों है। अभी ये मेरी दोपहर के बाद की दिनचर्या है। मैं जुबिलेंट का पिज्जा भी मंगा के खाता हूँ, मेरे घर में जी बिजनेस चलता है, मेरी बीवी सास बहू वाले नाटक भी देखती है, हम हफ्ते में एक बार पीवीआर सिनेमा भी जाते हैं। आप भी पीवीआर में मूवी देखने जाते होंगे। जब आप 250 रुपए का एक टिकट खरीदते हैं ना, तो उसमें से 0.0001 रुपीज मेरे पास भी आता है, क्योंकि मेरे पास पीवीआर के शेयर हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस आइडिया ऐसा नहीं है जो भारत देश में बिकाऊ नहीं है। हर बिजनेस भारत देश में बिकाऊ है। बस आपको समझने की जरूरत है, यार ये कारोबार अगले 5 साल में अच्छा रहेगा, तो चलो इसके शेयर खरीद लें, और आप बन जाओगे इन्वेस्टर। और वो कंपनी जिसके आप शेयर लेते हो, वो है बिजनेसमैन, जो पैसा, जो कर्मचारियों को काम पे रखता है, काम निकालता है, प्रॉफिट कमाता है, और एज एन शेयर होल्डर आपका प्रॉफिट आपको पहुंचा देता है। दोस्तों पार्ट बी ऑफ शेयर मार्केट में आपको बता रहा हूं, सेंसेक्स नाम हम सबने सुना है। सेंसेक्स अभी 60,000 टच हुआ, निफ्टी 18,000 टच हुआ। अगर मैं आपको सेंसेक्स का इतिहास बताऊं, तो इंडिया की टॉप 30 कंपनी को जोड़ के सेंसेक्स बना, और सेंसेक्स को देख के आइडिया लग जाता है कि शेयर बाजार ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, चढ़ रहा है कि गिर रहा है। लोग सेंसेक्स और निफ्टी के फिगर देख के बताते हैं बाजार चढ़ा कि बाजार गिरा। दोस्तों सेंसेक्स 1979 में 100 रुपए से शुरू हुआ था। इट वॉज इनिशिएटेड विद जस्ट 100 रेट पॉइंट। उसके बाद सन 2000 आते आते 5000 हो गया, 2021 आते आते 60,000 हो गया। और इसका गूढ़ रहस्य देखिए, भारतीय शेयर बाजार की जो बड़ी कंपनियां हैं जिनको मिला के सेंसेक्स बना है, या यूं समझ लीजिए पूरे शेयर बाजार की अगर मैं ग्रोथ बात करूं, तो सालाना 17% की ग्रोथ भारतीय शेयर बाजार ने पिछले 40 साल में उन लोगों को दी जिन्होंने लंबे समय में निवेश करके रखा। अब कौन सा शेयर चढ़ेगा कौन सा गिरेगा वो समझाना थोड़ा सा टफ है, बट मैं उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। शेयर बाजार कभी भी ऐसे एकदम से टेक ऑफ नहीं होता सर। ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, गोते खाते खाते ऊपर आया है। और लेकिन ऊपर आया है, कई बार झटका लगा, कई बार नीचे गिरा, फिर भी शेयर बाजार ऊपर आया। हमने देखी किस तरह से चढ़ रहा है। आर्यन जी म्यूट कर दीजिए मुझे छोड़ के सबको प्लीज। दोस्तों शेयर बाजार जब जब गिरता है, ये अलग अलग समय में शेयर बाजार की अलग अलग गिरावटें हैं। जब जब शेयर बाजार गिरा, गिरने के बाद वापस भी चढ़ा, क्या वो 1988 की बात हो, 1993 हो, 2003 हो, 2009 हो, जब जब जितना जितना गिरा है, तब तब उससे ज्यादा ज्यादा चढ़ा है, स्क्रीन पे आपके सामने है। और अब एक शेयर बाजार में जो अपने को लगता है सालाना 17% का ब्याज पिछले 40 साल से आ रहा है, इस मीटिंग में बैठे जितने लोग, 67 स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या अगले 10 साल में आपका आमदनी पिछले 10 साल से बेहतर होएगा कि नहीं होएगा? अभी मैं लाख रुपए महीने का कमाता हूं तो 90,000 खर्च करता हूं, कल मैं 1.5 लाख रुपए कमाऊंगा तो 1,40,000 खर्च करूंगा। जब मैं खर्चा करूंगा तो किस पे करूंगा? यही टाटा बिरला अंबानी के प्रोडक्ट खरीदूंगा, और जब मैं इन टाटा बिरला अंबानी के प्रोडक्ट खरीदूंगा तो इनकी ग्रोथ होगी। और मैं सिंपल ये मान के चलता हूं, यदि आज के बाद केवल 15% सालाना की ग्रोथ भी आई, तो भी सेंसेक्स अगले 5 साल में 1 लाख, और सन 2030 आते आते ये सेंसेक्स 2 लाख हो जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ये गारंटी नहीं है,
मैं मैथमेटिक फिगर आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन 20 साल पहले जब मैं धंधे में आया था तब सेंसेक्स 5,000 6,000 होता था। तब मैं लोगों को कहता था 50,000 होएगा, लोग नहीं मानते थे। अभी मैं लोगों को कहता हूं कि अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, 10 साल में 2 लाख हो जाएगा। लेकिन समझने की जरूरत है, निवेश करने की जरूरत है। लोग अक्सर कहते हैं यार शेयर बाजार यानी कि रिस्क, यानी कि पैसा डूब जाएगा। हम तो आज तक जिससे मिले वो यही बोलता है पैसा डूब गया। जो शेयर मैं खरीदता हूं वही शेयर डूब जाता है। तो कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा आईपीओ में पैसा लगाएं कि मेरा प्रॉफिट बने, ये समझना थोड़ा सा टफ है। एक चाय का दुकान देखें आप, चाय का टपरी की बात कर रहा हूं मैं, चाय का रेडी एकदम वो खोली जो लगाता है ना कोने पे नुक्कड़ पे वो तीन टप्पर डाल के, वैसा चाय का दुकान का बात कर रहा हूं। क्योंकि शेयर बाजार को समझना है तो ये चाय का दुकान सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। मान लीजिए आपके घर के पास या ऑफिस के पास ऐसा चाय का दुकान है, और ये चाय का दुकान का रोज का 100 रुपए का प्रॉफिट है। मतलब कर्मचारी की तनख्वाह निकाल दी, एमसीडी का टैक्स, पुलिस वालों का पैसा सब निकालने के बाद रोज शाम को 100 रुपए आपके घर आके वो चाय वाला दे जाएगा कि लीजिए साहब आपका प्रॉफिट। अब इस चाय की दुकान को आप कितने रुपए में खरीदना चाहेंगे? वो चाय की दुकान जो रोज 100 रुपए का नेट प्रॉफिट देती है, सारे खर्चे काटने के बाद। आपको टाइम नहीं देना, बस केवल निवेश करना है। चाय की दुकान खरीद ली, आज शाम से 100 रुपए आना शुरू, रोज का 100 रुपए आना शुरू। ऐसा चाय का दुकान को कितने रुपए में खरीदेंगे? अपने पास पेपर पे लिख लीजिए। अभी मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। ये चाय का दुकान जो रोज का 100 रुपए का प्रॉफिट देता था, कल यदि इसका रोज का प्रॉफिट 200 रुपए रोज का हो जाएगा तो क्या आप इसकी दुगनी कीमत देंगे? या तीसरा सवाल, ये 100 रुपए रोज का प्रॉफिट देने वाली चाय का दुकान का प्रॉफिट यदि गिर गया और रोज का 50 रुपए प्रॉफिट आने लगा 100 की बजाय, तो क्या आप इसकी आधी कीमत देना चाहेंगे? दिस इज कॉल्ड बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जिन कंपनियों के मुनाफे बढ़ते हैं, यानी जिनकी सेल बढ़ती है, यानी जिनका माल ज्यादा बिकने लगता है, तो अमूमन उनके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। जब प्रॉफिट बढ़ते हैं तो उनके शेयर के प्राइस अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो कुछ यूनिक बिजनेस आइडियाज होते हैं। अक्सर शुरू के 3-4 साल तक बिजनेसेस घाटे में चलते हैं, चौथे पांचवें छठे साल में जाके प्रॉफिट आता है। कुछ अच्छे यूनिक बिजनेस मॉडल मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी किसी ने फेसबुक नाम सुना है? फेसबुक, फेसबुक सुना होगा, इंस्टाग्राम सुना होगा। आपको पता है 15 साल पहले फेसबुक नाम का धंधा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। किसी ने अमेजन नाम सुना है? फ्लिपकार्ट नाम सुना है? आज से 16 साल पहले फ्लिपकार्ट नाम का कोई धंधा था ही नहीं। ये यूनिक बिजनेस मॉडल है और आज तक फ्लिपकार्ट घाटे में है, प्रॉफिट नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो भविष्य को देखते हुए आज डिसीजन लेने हैं। कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल आपके सामने हैं। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, जो बीत गई वो बात गई। सोलर एनर्जी इज अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल, यूथ डिमांड, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे बिजनेस शेयर बाजार में बिकाऊ हैं। आप इन कंपनियों की कीमत दीजिए, इनका शेयर खरीदिए और आज के बाद ये बिजनेस आपका हुआ। मान लीजिए आपको लगता है हाँ सोलर पैनल का धंधा करना चाहिए, तो ये कंपनी अवेलेबल है, खरीद लो ये कंपनी का शेयर। आपको लगता नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के धंधे में दम है यार, बिजली वाला गाड़ी अभी खूब चलेगा, तो ये कंपनी अवेलेबल है, खरीद लो इसके शेयर। बट कब शेयर में घुसना कब निकलना थोड़ा सा टफ है। मैं इस डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि हम शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए की गई है। हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का, शेयर का, कॉन्सेप्ट का यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर विनय, आपने मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का। मैंने शेयर बाजार का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने की कोशिश की है कि ताकि आप समझ पाए कि शेयर बाजार में काम कैसे होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से शेयर लूं। अब मान लीजिए आप सब लोग गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में टायर भी डलवाते हैं। अब एमआरएफ करके कंपनी है जो टायर बनाती है, उसका एक शेयर 1 लाख रुपए का है, आप खरीद ही नहीं पाएंगे शायद। जॉकी अंडरवेयर गारमेंट, आप सब चड्डी बनियान पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, सबके घर में लगता है। जॉकी नाम की कंपनी जो चड्डी बनियान बनाती है, उसका एक शेयर 40,000 रुपए का है। ऐसे ऐसे अच्छे क्वालिटी शेयर कभी कभी आपकी रीच से बाहर होते हैं, या ऐसे क्वालिटी बिजनेस मॉडल जो फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेंगे, जब वो टाटा बिरला अंबानी जितने बड़े हो जाएंगे तब आपको नजर आएंगे। आज छोटे हैं, किसी को पता नहीं चलता। इसे कहते हैं इमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो शायद आप ना ढूंढ पाए,
प्रोफेशनल ढूंढ लेंगे। वो प्रोफेशनल है इंडिया में म्यूचुअल फंड। जब आप म्यूचुअल फंड नाम के कॉन्सेप्ट को अपने निवेश के लिए चुनते हैं, यानी यूं समझ लीजिए कि आप अपनी गाड़ी चलाने के लिए एक प्रोफेशनल ड्राइवर रखते हैं। गाड़ी आप भी चला सकते हैं, लेकिन ड्राइवर हमेशा आपसे बेहतर चलाएगा। जरा सोचिए, आपने कभी अपना बाल खुद काटा क्या? 50 रुपए का कीमत का काम के लिए भी वी गो टू प्रोफेशनल। गाड़ी का इंजन खुद नहीं बांधेंगे, चला भले लेंगे, लेकिन प्रोफेशनल पे जाएंगे। अभी यूं समझिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां बहुत सारे लोग मिलकर पैसा डालते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। किसी ने 100 दिया, किसी ने 200 दिया, किसी ने 500, किसी ने लाख, किसी ने 10 लाख। म्यूचुअल फंड में केवल 100 रुपए से निवेश शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए आपके पास केवल 1 लाख रुपया है और आप 1 लाख रुपए लेके शेयर बाजार के गेट पे खड़े हैं, और अभी बस आप अंदर जाएंगे, शेयर बाजार में 1 लाख रुपए से काम करना शुरू करेंगे। और बाजू में मुकेश अंबानी साहब आके बोलते हैं कि भैया तुम अपना 1 लाख रुपए लेके शेयर बाजार में जा रहे हो और तुम, मेरे पास 99 लाख है, अपना 1 लाख मेरे को दो, मैं तुम्हें 1% का शेयर होल्डिंग देता हूं, मैं बाजार में जाता हूं, जितना शाम को कमा के लाऊंगा 1% तुम्हारा। अभी बताओ, खुद निवेश करना बेहतर है कि मुकेश अंबानी पे भरोसा करना? ये सारे के सारे बिजनेसमैन ये प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा प्रोफेशनली मैनेज होता है। बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं तो पैसा ज्यादा हो जाता है, बड़े शेयर भी खरीदे जा सकते हैं, एक रिसर्च टीम भी हायर की जा सकती है। आप अपने 50,000 या 1 लाख या 10 लाख के पोर्टफोलियो के लिए 25 लाख रुपए तनख्वाह वाला मैनेजर नहीं रख पाएंगे, लेकिन जब पैसा बहुत सारे लोग मिलकर डालते हैं तो 200 करोड़, 300 करोड़, 5,000 करोड़ जैसी बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है, जहां पे एक फंड मैनेजर या रिसर्च टीम को हायर किया जा सकता है। और म्यूचुअल फंड कितना सही है, इसका छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है कि म्यूचुअल फंड अमूमन आपके पैसे को 50 कंपनी में बांट के लगाता है। यानी आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, वो 10,000 रुपए मैंने एक म्यूचुअल फंड कंपनी को दिए, वो 10,000 रुपए से म्यूचुअल फंड कंपनी ने 50 अलग अलग शेयर खरीद लिए, चाहे वो शेयर 1 लाख का हो, चाहे वो शेयर 100 रुपए का हो। यानी कुल मिला के आज अभी इसी वक्त केवल 10,000 रुपए देने से आपके 50 बिजनेस खड़े हो गए। 4 आईटी फर्म लग गई, 4 बैंक खुल गए, 2 कार की फैक्ट्री लग गई, 2 फार्मास्यूटिकल फर्म लग गई, इस तरह से। और अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि जिन लोगों ने शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश किया उनकी वेल्थ कितनी बनी। एसबीआई आपने नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस है उनका। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड सन 2004 में 10 रुपए का आया था, आज इसकी कीमत है 230 रुपया। आप विश्वास नहीं करेंगे, 20% सालाना ब्याज। जो लोग साहूकारी का धंधा करते हैं ना, 2% महीने पे ब्याज उठाते हैं, वो इतना ही निकलता जाकर के 20% सालाना ब्याज। बैंक में 5% नहीं मिलता, 20% एनुअलाइज रिटर्न, यानी हर साल 20%, मुनाफे पे भी 20%, और टोटल वेल्थ बनी ये। किसी व्यक्ति ने यदि 1 लाख रुपया दिया तो आज उसको 23 लाख रुपए मिल रहे हैं। सोचिए, 1 लाख का 23 लाख, और 17 साल हुए केवल। अमूमन हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप में से जो लोग नौकरी में हैं, पीएफ में पैसा देते होंगे, 30 साल 35 साल की नौकरी के बाद पीएफ से पैसा निकलता है। एलआईसी पॉलिसी कराते हैं, 20 साल 25 साल तक पॉलिसी में पैसा रखते हैं। जब म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखा जाता है तो वहां भी ये लेवल के रिटर्न्स बने हैं। आप सबके पास गूगल होगा, आपके फोन में गूगल में लिख दीजिएगा एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, आपको सब लिखा नजर आ जाएगा। कब कितने का लॉन्च हुआ था, आज 230 रुपए कीमत है, 1 लाख का 23 लाख रुपए 17 साल में बना। लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी, उनके जमाने की बात है, रिलायंस ग्रोथ फंड उन्होंने लॉन्च किया था 1995 में 10 रुपए का। आज सन 2021 कीमत है 2,000 रुपया। अभी आप फिर विश्वास नहीं करेंगे, 1 लाख रुपए किसी ने तब लगा के छोड़ दिया, केवल 1 लाख रुपए। जैसे अपन लोग प्लॉट लेके डाल देते हैं ना, बच्चों के नाम पे एफडी करा दी, 10 साल की छोड़ दिया। 1 लाख रुपए का आज 2 करोड़ रुपए मिल रहा है। सोचिए, जिस मकान में आप रहते हैं, दिल्ली मुंबई जिस भी शहर में है, उस मकान की 25 साल पुरानी कीमत अपने पिताजी माताजी से पूछ लीजिए, या आप 50-55 की उम्र में हैं, आपने खुद अपना घर बनाया है 20 साल पहले, तो देखना आपके घर का कीमत कितना बढ़ा और इसका ग्रोथ कितना हुआ। 1 लाख का 2 करोड़, ये रियल रिटर्न्स हैं जो शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के थ्रू बने हैं। और मैं आपको मंथली इन्वेस्टमेंट भी दिखा दूं, इंडिया का कोई भी फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड उठा लीजिए,
मैं 2 साल 3 साल 5 साल के कम ड्यूरेशन के फंड्स की बात ही नहीं कर रहा। मैंने केवल वो फंड लिए हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने, यानी जिनका इतिहास 15 साल से ज्यादा पुराना, यानी 15 साल पहले लॉन्च हो गए थे, उन सभी का एवरेज रिटर्न 15% है। यानी किसी ने यदि 15,000 रुपए महीना डाला होता पिछले 15 साल में, वो वेल्थ 1 करोड़ के ऊपर निकल गई। 1 करोड़ रुपया कम नहीं होता सर। 1 करोड़ रुपए को आज बैंक में जमा करा दूं ना, तो 50,000 रुपए महीने का गारंटीड पेंशन जिंदगी भर के लिए मिलेगा। ये लेवल का वेल्थ अगले 15 साल या 20 साल में बनने की उम्मीद है, क्योंकि हमें लगता है इंडियन इकोनॉमी के अगले 10 साल पिछले 10 साल से बेहतर होंगे, अगले 20 साल पिछले 20 साल से बेहतर होंगे। पिछले 40 साल में जब सेंसेक्स ने 17% का ब्याज दिया, याद कीजिए हम कौन सा भारत थे। हमारे 2 प्रधानमंत्री को सरेआम गोली मार दी गई थी। हम वो भारत थे जहां हर 5 साल में एक बाढ़, सूखा, ऐसा कुछ प्रकोप आ जाता था। हम वो भारत थे जो विदेशी कर्जे पे जिंदा थे। जब हम उस पिक्चर में 17%, 20% सालाना ब्याज कमा सकते हैं, तो अब तो हम नया भारत हैं, उभरता भारत हैं। विदेशी कंपनियां आज हम पे भरोसा कर रही हैं। पूरे विश्व की नजर आज भारत के ऊपर है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन। हम इतिहास में किसी जमाने में, जब मैं स्कूल में था 7वीं 8वीं कक्षा की बात है, शायद 1995-94 की, तब हम लिखते थे कि भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी जनसंख्या है। यही लिखते थे अपन लोग, आप सबको भी याद होगा। लेकिन आज वही अनपढ़ गवार जनसंख्या इंडियन इकोनॉमी की पावर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंग पैसा कमाने वाले लोग भारत देश में हैं, जो केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाकर के पैसा बना रहे हैं। और वही ग्रोथ आज हमको इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। तो म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, तो अलग अलग कैटेगरी के फंड्स को मैं छोटा सा स्नैपशॉट ले रहा हूं। एक तो होते हैं शेयर बाजार वाले फंड, इक्विटी फंड। यहां पे आप जो भी निवेश करेंगे, मार्केट शेयर बाजार के हिसाब से चढ़ेगा, शेयर बाजार के हिसाब से चढ़ेगा। कुछ लोगों की शॉर्ट टर्म नीड होंगी। मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं और आप 12 महीने 18 महीने के लिए कुछ पैसा डालना चाहती हैं, या फिर आपके घर में 2 से 3 साल के बाद कोई ऐसा शादी आने वाला है, या बच्चा अभी 10th स्टैंडर्ड में है और 2 साल के बाद कॉलेज एडमिशन है। एक बार म्यूट कर दो आरएन जी जरा। तो ऐसे निवेश के लिए आप डेट फंड में पैसा डाल सकते हैं, जहां पे बॉन्ड्स में निवेश होता है। इसमें शेयर बाजार का रिस्क नहीं होता। मान लीजिए आपके घर में शादी है, अगले 3 साल में आपकी भतीजी की शादी है या आपकी साली की शादी है। अभी शादी में 2 3 4 तोले सोना तो मामूली बात है। 10 तोला आराम से पूरे परिवार का मिला के चढ़ता है। हो सकता है तब सोने का रेट 1 लाख रुपए तोला हो। तो आज आप गोल्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड फंड इज ए रेप्लिका ऑफ गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड इसे बोलते हैं। आप जो पैसा देंगे उतने रुपए का आपको सोने का सर्टिफिकेट मिलेगा। जिस दिन आप पैसा निकलवाएंगे उस दिन के सोने के भाव से आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इसे आप किश्तों में भी ले सकते हैं। और एक लास्ट कैटेगरी होती है हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड, जो कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ पैसा बॉन्ड में, कुछ पैसा गोल्ड में, ऐसा मिक्स करके डालते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं, पहली बार जो शेयर बाजार में आए हैं, वो बैलेंस फंड जैसे प्रोडक्ट में जा सकते हैं। बॉन्ड प्रोडक्ट में फिर एक बार बता दूं, जिसकी शॉर्ट टर्म नीड है, मेरे को मालूम नहीं कब पैसा चाहिए, कुछ पैसा पड़ा है बैंक में है, कोई फायदा नहीं मिल रहा, आप बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं, डेट फंड में डाल सकते हैं। मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, हर साल दिवाली पे 2 लाख रुपए के गिफ्ट बांटने पड़ते हैं, तो इसमें डाल दो ना भाई, 15,000 रुपए महीना डालो। मान लीजिए आपकी गाड़ी की किस्त जाती है, हर बार अप्रैल में आपको 50,000 का चेक देना पड़ता, गाड़ी के इंश्योरेंस का, मेडिक्लेम का, एकदम से 50,000 60,000 निकालना चुभता है सबको। तो मंथली इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में कर दो, हर 12 महीने के बाद पैसा इकट्ठा होगा, निकालना और अपना टारगेट अचीव कर लेना। ऐसे ही गोल्ड कर सकते हैं कि आपके फैमिली में जो शादी ब्याह आने वाले हैं, शॉर्ट टर्म नीड है। और ऐसे ही बैलेंस ऑप्शन है कि शेयर बाजार में कुछ डलेगा, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में, और एवरेज 10-11% की रिटर्न आ जाएगी। ये इंडिया में अवेलेबल बैलेंस एडवांटेज फंड के रिटर्न्स हैं। यानी ये वो प्रोडक्ट हैं जो पूरा पैसा शेयर बाजार में नहीं डालते, कुछ शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में। ये भी सालाना 14% का रिटर्न दे रहे हैं पिछले 20 साल से। यानी रिस्क भी ज्यादा नहीं लिया, रिटर्न भी अच्छा आया। तो ये निवेश भी आप कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई एम टेकिंग यू टू द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 8वां अजूबा 10वीं कक्षा में पढ़ा था। आप सब लोग 10th पास होंगे, मुझे उम्मीद है। 72 लोग इस वक्त स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है हम सब के सब 72 के 72 लोगों ने 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम पास किया होगा, चाहे किसी भी बोर्ड से किया हो।
10th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन होता है, एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का, जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग रिटर्न। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि शेयर बाजार में कंपाउंडिंग का फॉर्मूला ही काम करता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, या किसी व्यक्ति के पास 1 लाख है और उसने निवेश कर दिया। यदि इन्वेस्टमेंट के ऊपर 8%, 8% सालाना ब्याज आए, तो ये पैसा 20 साल में बनेगा 4.5 लाख, 4.66 लाख। और यदि 20% रिटर्न आए तो ये बनेगा 38 लाख। दिस इज द डिफरेंस ऑफ कंपाउंडिंग इंपैक्ट ओवर ए लॉन्गर पीरियड। आप देखिए शॉर्ट पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं बन रहा है, लेकिन जब पीरियड लॉन्ग हो गया तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। इसलिए शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है और खूब बनता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने पैसे को 5% वाली जगह पे रखते हैं और 5 साल के लिए रखते हैं, या 20% वाली जगह पे रखते हैं और 20 साल के लिए रखते हैं। शेयर बाजार में आप पैसा कितना डालते हैं मैटर नहीं करता, कितने समय के लिए डालते हैं वो मैटर करता है। भले आप 100 रुपए महीने से शुरू कीजिए, लेकिन विजन लंबा रखिए, लंबे समय में लोगों की वेल्थ बनती है। अब मान लीजिए मैं एक फ्यूचर कैलकुलेशन ले रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज मंथली बेसिस। मान लीजिए आप नौकरी पेशा हैं या बिजनेसमैन हैं, भैया मैं तो महीने के 5,000 दे सकता हूँ, इकट्ठा पैसा तो है नहीं। तो यदि 10,000 रुपए महीना भी कोई व्यक्ति देता है और उसको 15% सालाना का ब्याज आता है, तो अगले 20 साल में 1.25 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो जाती है। और ये लेवल की वेल्थ रियल में पिछले 20 साल 25 साल में लोगों की बनी है। यदि आपको लगता है कि भारतीय शेयर बाजार का भविष्य पहले से बेहतर होगा, मैं मोटा मोटी 10% भी मान लूं, तो भी ये लेवल की ग्रोथ आपके सामने है जो आपको मिल सकती है, बशर्ते आप डिसिप्लिन होकर निवेश करें। जो निवेश करें उसे भूल जाएं देके। 10 साल से पहले पलट के नहीं देखना। आपका कैपेसिटी 5,000 देने का है, आप 5,000 मत दो, केवल 2,000 दो। लेकिन ये 2,000 ये सोच के दो कि मैंने मेरा बिजनेस लगा लिया। अब देखो कोई आदमी परचून का दुकान खोलता है या जूते का दुकान खोलता है, वो ये सोच के थोड़ी खोलता है कि प्रॉफिट आने लगेगा तो बेच के निकल लेंगे। बिजनेस हमेशा जिंदगी भर के लिए लगाया जाता है। तो जब आप शेयर खरीदते हैं तो बेसिकली आप बिजनेस लगाते हैं। आज आप 10,000 देते हैं तो आप कार की फैक्ट्री लगाते हैं। अब कार का फैक्ट्री को बंद करने के लिए थोड़ी लगाता है, लंबे समय में प्रॉफिट मिलता है, मारुति आपको कमा के देगा। नाउ आई एम टेकिंग अ गोल बेस्ड अप्रोच। मान लीजिए आपका एक टारगेट है कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। अभी हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मेरे को 5 करोड़ चाहिए और 25 साल के बाद चाहिए। मेरे को रिटायरमेंट से पहले 5 करोड़ जोड़ना है, या मेरे को मेरे बच्चे की शादी पढ़ाई का टारगेट आने से पहले 5 करोड़ जोड़ना है। तो 5 करोड़ का कैलकुलेशन ये रहा आपके सामने। या तो आपके निवेश के ऊपर जो रिटर्न आता है 8% रहेगा, तो आपको 55,000 रुपए अभी से डालने की जरूरत है। और यदि 15% का ग्रोथ आता है तो ये टारगेट केवल 18,000 में अचीव किया जा सकता है। अब मैं क्या बोलता हूं, आई एम नॉट आस्किंग एनीबडी टू पुट ऑल द मनी इन शेयर मार्केट। पैसे के कुछ हिस्से बांटिए, कुछ LIC में डालिए, कुछ PF में डालिए, कुछ बैंक में रखिए, कुछ म्यूचुअल फंड में डालिए। मोटा मोटी 12% का भी ग्रोथ आ गया तो 30,000 रुपए महीने से 5 करोड़ का टारगेट अचीव किया जा सकता है। हम कहते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, पैसे को बांट के डालना चाहिए। तो व्हाट वी रिकमेंड कि पर्सनली आपके साथ जब मिलेंगे, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, आपका आर्थिक कुंडली स्टडी करेंगे, नीड बेस्ड पर्सन टू पर्सन माइट बी डिफरेंट कैलकुलेशन इज देयर। तो आप और मैं जूम पे भी मीटिंग कर सकते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, हम दिल्ली में भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं करना तो भी कम से कम एक काम आज के बाद जरूर कीजिए, अपने पैसे के 3 हिस्से कर दीजिए। जो भी आपके पास निवेशेबल कॉर्पस है, इन्वेस्टेबल कॉर्पस, आप 5,000 दे सकते हैं, 3 हिस्से कर दीजिए। आप 25,000 रुपए महीना दे सकते हैं, 3 हिस्से कर दीजिए। पहला 33% डालिए इंश्योरेंस में, दूसरा 33% डालिए बॉन्ड में, गोल्ड में, बैंक में, जो प्रोडक्ट मैंने दिखाए, यानी जिनमें कोई लॉक इन नहीं है। और तीसरा 33% डालिए म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, जहां पे वेल्थ क्रिएट हो। अब ये तीनों जगह बांट के डालने का एक डिफाइंड प्रिंसिपल होता है, जैसा मैंने कहा कि रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। सब कुछ ठीक चला मेरी लाइफ में, मैं लाख रुपए महीना कमाता हूं, 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूं शेयर मार्केट में। जब मैं रिटायर, मेरी लाइफ जब आगे बढ़ेगी, बच्चे बड़े होंगे, मैं रिटायर होऊंगा, मेरे को खूब पैसा मिलेगा, बच्चों की धूमधाम से शादी करूंगा, रिटायरमेंट पे बढ़िया सा गाड़ी बंगला लेके बीवी के साथ रहूंगा। लेकिन सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता ना दुनिया में। व्हाट हैपेंड इफ प्लान ए फेल? अपन लोग करते हैं ना बिजनेस में बात की, प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी क्या है, प्लान बी नहीं चला तो प्लान सी क्या है। व्हाट इज योर प्लान बी?
इन योर मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल कि कमर्शियल लाइफ में फेलियर आया तो प्लान बी क्या है, वो प्लान बी है जो सेकंड नंबर का 33% मैंने पैसा आपको बोला। मान लीजिए कोरोना की वजह से नौकरी चली गई, मेडिक्लेम मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल का बिल तो कंपनी ने पे कर दिया, लेकिन 6 महीने तक टांग टूटा हुआ है, मैं बेड पे हूं, वो मेरे को तनख्वाह 6 महीने तक कौन देगा? तो यदि आप अपने निवेश में से 20-25% पैसा शॉर्ट टर्म निवेश में रखते हैं जहां पे कोई लॉक इन नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट में लॉक इन है और म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क है, तो कुछ पैसा हम ये रेकमेंड करते हैं एज पर रूल कि आपकी 6 महीने की आमदनी के बराबर का पैसा आपके पास बैंक में, बॉन्ड में या लिक्विड में या गोल्ड में होना चाहिए। यानी मेरी तनख्वाह यदि 1 लाख रुपए महीना है तो मेरे पास कम से कम 6 लाख रुपए का बैंक डिपॉजिट या गोल्ड या बॉन्ड ऐसा कुछ निवेश रहना चाहिए कि इमरजेंसी आए तो मुंह से निकलवा सकूं। और वही मैं बोल रहा हूं कि निवेश का कुछ हिसाब शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट में डालिए, ये आपकी शॉर्ट टर्म नीड भी पूरी करेगा और इमरजेंसी में जो नीड्स आती हैं उनको भी पूरा करेगा। अभी वो तो था टेम्पररी लॉस ऑफ इनकम, मैं भगवान ना करे आज नहीं रहा। हमने देखा बहुत सारे लोग कोरोना में अलविदा कह गए, नजदीकी लोग, परिवार के लोग गुजर गए। तो मेरे बीवी बच्चों को तो आज ही पैसा चाहिए, मैं जिंदा हूं, लाख रुपए महीना ला रहा हूं, घर में सब अच्छा चल रहा है, निवेश भी हो रहा है। कल अगर मैं घर नहीं आने वाला, आपको पता चले कि कल से मैं घर नहीं आने वाला, तो मैं मेरी बेटी के हाथ में, मेरे बेटे के हाथ में, मेरी बीवी के हाथ में कितना रुपए दे के जाना चाहूंगा कि वो घर वैसे ही चले जैसे उसे मैं चला रहा था। तो उसका जवाब है सालाना आमदनी का 16 गुना। इसे कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, मेरी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है तो सालाना आमदनी हुई 12 लाख। अभी 12 लाख का 16 गुना करूंगा तो निकला 2 करोड़। यानी अगर मैंने 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस ले लिया और कल को खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हुआ तो मेरी वाइफ को 2 करोड़ मिलेंगे। अभी ना वो तो जेठ जी पे भरोसा करेगी, ना देवर जी पे करेगी, ना दामाद जी पे करेगी, वो 2 करोड़ रुपए को सीधा सीधा बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराएगी और उस पे 1 लाख रुपए महीना मेरे घर आता रहेगा। मेरे बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं उसी में जाते रहेंगे, घर में जो गाड़ी मेंटेन है वो मेंटेन रहेगी। तो जब भी आप अपने निवेश के डिसीजन दोबारा लें, अपनी निवेश की कुंडली खोलें, तो उसमें देखिए कि आपका जीवन बीमा आपकी सालाना आमदनी के 16 गुना के बराबर नहीं है, तो सबसे पहले उसे इंक्रीज कीजिए। जो फर्स्ट पार्ट मैंने कहा था कि 100 रुपए के 3 टुकड़े करो, पहले टुकड़े से जीवन बीमा पूरा करो, दूसरे टुकड़े से शॉर्ट टर्म नीड कवर करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म नीड कवर नहीं करते तो फिर मजबूरी में पॉलिसी भी तोड़ना पड़ता है, म्यूचुअल फंड भी निकलवाना पड़ता है, और बाकी का जो 33% बचता है उस पैसे को आप वेल्थ क्रिएशन के लिए शेयर बाजार में डालिए। तो ये कॉमन आइडल एसेट एलोकेशन है कि एक हिस्सा जीवन बीमा कवर कर दीजिए जो परमानेंट लॉस ऑफ इनकम को कवर करे, एक हिस्सा टेम्पररी लॉस ऑफ इनकम और शॉर्ट टर्म नीड को कवर करे, और एक हिस्सा मेरी ड्रीम लाइफ को, मेरे फ्यूचर को सिक्योर करे। पैसे के 3 हिस्से करके बांटिए। अब बात करते हैं वापिस से शेयर बाजार की। देखो दोस्त, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इंडियन इकोनॉमी में दम है, और वो दम हम सबको दिख रहा है। कोरोना के होते हुए भी भारतीय शेयर बाजार गिरे नहीं, गिरने के बाद वापस चढ़ गए। आज विदेशी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं। मैं मोदी वर्सेस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, ऑल द रूलिंग गवर्नमेंट, चाहे वो करंट बीजेपी गवर्नमेंट हो या पास्ट कांग्रेस गवर्नमेंट हो, एवरी गवर्नमेंट हैज डिड वंडरफुल वर्क टू ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। भारत में विदेशी कंपनियों को लाने के लिए सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए, एफडीआई पॉलिसियां मॉडिफाई की, कॉर्पोरेट टैक्स मॉडिफाई किए, पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस की, और एक दुनिया में एक नई चाल चलनी शुरू हो गई जो शायद आपने नहीं देखी, मैंने देखी है। वो चाल है एंटी चाइना मूवमेंट। वर्ल्ड वाइड दुनिया चाइना से अपना प्लांट बंद करके इंडिया में आ रही है, और ये सब डॉलर्स जब इंडिया में आएंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे, हमारे जैसे लोग और ज्यादा पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे तो खर्च भी करेंगे, और खर्च किस पे करेंगे? वही टाटा बिरला अंबानी जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदेंगे। अभी मैं 50,000 रुपए, 50 रुपए का टूथपेस्ट लाता हूं, ज्यादा कमाने लगूंगा तो 70 रुपए वाला टूथपेस्ट करने लगूंगा। अभी मैं 10 रुपए वाला चाय पीता हूं, ज्यादा कमाने लगूंगा तो बरिस्ता में बैठ के 100 रुपए का चाय पीऊंगा, और कमाने लगूंगा चाय तब भी पीऊंगा, तब होटल में घुस के 300 रुपए का चाय पीऊंगा। मैं जितना कमाऊंगा उसका 95% कंफर्म खर्च करूंगा, और केवल मैं नहीं, आप भी ये करेंगे। तो उभरते भारत पे विश्वास कीजिए, चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है, वो चढ़ते सूरज का हिस्सा बनिए, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट बनिए, केवल बाहर से बैठ के मत देखिए।
हीरा चाहिए तो समंदर में गोता लगाना पड़ेगा, शेयर बाजार से प्रॉफिट कमाना है तो शेयर बाजार में घुसना पड़ेगा। अच्छी कंपनी के शेयर लीजिए, अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कीजिए, उभरते हुए भारत में निवेश कीजिए और निवेश से पैसा कमाइए। तो इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडियन बिजनेसेस। मेरा ये अनुमान है कि सेंसेक्स अगले 5 साल में यहां से डबल हो जाएगा यदि 15% की ग्रोथ आती है तो। और मैं कमिटमेंट के साथ नहीं कह सकता, सेबी डज नॉट अलाउ मी, मैंने सिर्फ मैथमेटिक प्रोजेक्शन दिए हैं, डिपेंड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। डिसीजन आपको लेना है। आपको लगता है भारतीय इकोनॉमी अगले 10 साल में पिछले 10 साल से बेहतर करेगी तो निवेश कीजिए। आपको लगता है हमारे पिछले 40 साल से आने वाले 40 साल बेहतर होंगे, आपकी आमदनी बेहतर ग्रो करेगी तो निवेश कीजिए। मूवी प्रेजेंटेशन खत्म हो रही है, मैं आप लोगों को एक मूवी का नाम याद दिलाना चाहूंगा, अभी भी 70 लोग हैं। शोले मूवी देखी आप लोगों ने? शोले, गब्बर सिंह वाली शोले। इस सीन को देखिए और समझिए क्या चल रहा है, इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर को मारना, तो उसने क्या किया, जय और वीरू को पैसा देके हायर किया। आपको निवेश बिजनेस खुद नहीं करना है, आप जिस बिजनेस में हैं, जिस नौकरी में हैं, जिस कारोबार में हैं, वही काम कीजिए, एक्सीलेंट लेवल पे काम कीजिए, पैसा कमाइए और उस पैसे को जय वीरू जैसे 2 बिजनेसमैन पे निवेश कर दीजिए। वो बिजनेसमैन टाटा, बिरला, मानी, अदानी कुछ भी हो सकता है, या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए जो जय वीरू जैसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं और आपके लिए गब्बर का शिकार करके लाते हैं। तो ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल पैसा देना है ठाकुर साहब की तरह। जो पैसा आप दे सके, 100 रुपए महीना, 500 रुपए महीना, 1000, 2000, कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 100 रुपए से शुरू होता है। निवेश कीजिए, पैसा कमाइए, लोगों का पैसा बन रहा है, आपका भी बनेगा। आपकी आर्थिक कुंडली हमसे शेयर कीजिए, हो सकता है हम आपकी आर्थिक कुंडली को और बेहतर बना पाए। तो आज की प्रेजेंटेशन में यही खत्म करता हूं, हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम दिया। थैंक यू विनय शर्मा जी। क्वेश्चन आंसर लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी का क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। पहले तो फीडबैक ले लो, ज्यादा प्रेजेंटेशन कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन कैसा लगा, और आप लोगों का अभी बहुत सर धन्यवाद। अभी सर अमित जी ने कहा था कि शेयर बढ़ते क्यों हैं और गिरते क्यों हैं, शायद वो मेरे को नहीं पता लगा, मेरे पास थोड़ी मीटिंग में दिक्कत आई थी, वो बता दीजिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दोबारा शेयर कर रहा हूं। मैंने एक चाय की दुकान का एग्जांपल दिया था, ये वीडियो थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे आ जाएगा, कल के बाद आप दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। हर वो कंपनी जिसका मुनाफा बढ़ना की उम्मीद होती है या मुनाफा बढ़ रहा होता है, हो सकता है कंपनी आज घाटे में चल रही हो, लेकिन फ्यूचर में उसका मुनाफा बढ़ेगा। वो कंपनी जो माल बनाती है वो बिकने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो शेयर बाजार हमेशा फ्यूचर को देख के चलता है। मुझे लगता है ये कंपनी भविष्य में प्रॉफिट कमाएगी तो मैं उसका शेयर आज ही ले लूंगा, शेयर चढ़ना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है ये कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, इनका माल तो बिकता नहीं है, इनका प्रोडक्ट में तो दम नहीं रहा, इनके कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, तो उसका माल भविष्य में हो सकता है ना बिके। उस चक्कर में मैं शेयर आज ही बेच दूंगा और शेयर गिरना शुरू हो जाएगा। तो शेयर बढ़ने और गिरने के पीछे कारण केवल 2 होते हैं, भविष्य अच्छा और भविष्य खराब होने की उम्मीद। और जरूरी नहीं भविष्य अच्छा ही हो, हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे और इसलिए शेयर चढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कुछ कंपनियों के शेयर बताए थे, जो जैसे सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ऑनलाइन गेमिंग है, तो ये तरह की कंपनियां भविष्य में मुझे लगता है कि ज्यादा पैसा बनाएंगी। थैंक यू सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। I have a question. जी, What is your view for a common man to invest in mutual fund or go for buying shares and trading? सर शेयर एंड ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो 2 प्रिंसिपल अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं तो शेयर ट्रेडिंग में जाइएगा, वरना मत जाइएगा। पहला प्रिंसिपल, आपको कम से कम 10 शेयर एक साथ लेने होंगे, 10 शेयर, और ये 10 शेयर में 5 लार्ज कैप, 5 स्मॉल कैप होंगे, और ये 5 अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करने चाहिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। हमें नहीं मालूम होता कौन सा सेक्टर अच्छा जाएगा, कौन सा गिरेगा। अब मैं एक सेक्टर में पैसा लगा लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने मारुति ये सोच के खरीद लिया कि नहीं कार की फैक्ट्री में दम है, और कल को मारुति का ही धंधा नहीं चढ़ा, कार उतनी नहीं बिकी जितनी उम्मीद थी। तो इसलिए अगर आपके पास इतना पैसा और इतना समय है कि आप 10, 12, 15 कंपनी पे रिसर्च करके पैसे को इतना बांट के डाल सके कि 10 कंपनी में डाला, एक कंपनी अगर
डूबेगा डूबेगा भी तो मेरा 10% नुकसान होएगा, 90% बच जाएगा। तो यदि आप 10, 12, 15 कंपनी पे रिसर्च कर सकते हैं तो आप खुद शेयर बाजार में जाइए, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड में जाइए, वो आपके पैसे को 50 कंपनी में बांट के डालेगा। या फिर एक तीसरा बीच का रास्ता आप इजाद कर सकते हैं, जो भी रकम आपके पास है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो आप दे सकते हैं, आधे पैसे को आप खुद मैनेज कीजिए और आधे पैसे को म्यूचुअल फंड को दे दीजिए। 3 से 5 साल में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि फंड मैनेजर जिसका प्रोफेशन ही यही है वो आपसे बेहतर करेगा, आप उससे बेहतर नहीं कर पाएंगे। और एक शेयर बाजार का बेसिक प्रिंसिपल और समझ लीजिए, हम 4 लोग अगर यहाँ पे ताश के पत्ते लेके और 100 रुपए लेके बैठेंगे ना, तो शाम को किसी एक व्यक्ति के पास 100 का 200 होगा तो किसी का 100 रुपए जाएगा। और यहाँ डिपेंड करता है कौन से ताश के पत्ते किसके पास आए थे। टैलेंट बाद में मैटर करता है, किस्मत पहले मैटर करती है। शेयर मार्केट में भी टैलेंट मैटर करता है। यदि मैं शाम को 100 रुपए कमा के निकला हूं शेयर बाजार से, तो किसी ने 100 रुपए गवाए होंगे, और अमूमन रिटेल क्लाइंट पैसा बना नहीं पाता। तो बेहतर है आप म्यूचुअल फंड में जाइए या आधा पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you. सर हमने पेटीएम में पैसे लगाए थे 70,000, अब क्या होगा? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले जिन कंपनियों के नाम लिखे थे ना, उनमें पेटीएम का भी जिक्र किया था कि ऑनलाइन इंडस्ट्री की डिमांड है। और मैंने ये भी कहा था कि फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी पिछले 12 साल से काम कर रही है, आज भी घाटे में, पेटीएम आज भी घाटे में। ये फ्यूचर मॉडल होते हैं जो शुरू के 5 साल 10 साल तक घाटे में रहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेटीएम जैसी कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है तो शेयर चढ़ेगा। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं पेटीएम का शेयर होल्डर हूं और मुझे भविष्य पे भरोसा है। और गिरने के बाद मैंने और खरीद लिए, क्योंकि मुझे मालूम है अगले 10 साल को देखो, आप अगले 1 साल 2 साल को देख के मत चलो, अगले 10 साल पेटीएम का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर मोबाइल में पेटीएम है, ऐसा कोई मोबाइल नहीं होगा आज इंडिया में कह रहे हैं आप, मोबाइल में पेटीएम ना हो। आज नहीं कमा पा रही कंपनी, लेकिन कल कमाएगी। तो राइट। शुरू में घाटा रह सकता है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनेगा। जी, What is your view on LIC IPO? सर मेरे ख्याल से एलआईसी का आईपीओ इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। और जब इतना बड़ा आईपीओ होता है तो ये ऐसी कंपनी होती है जिन्हें बहुत स्टेबल कंपनी कहते हैं, जिन पे भारत सरकार तक टिकी होती है। और मेरा ये मानना है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है इंडिया में, वो सालाना 15-16% है। मैं उम्मीद करता हूं कि एलआईसी आईपीओ हर 5 साल में लोगों का पैसा दुगना कर दिया करेगा। हालांकि आई एम नॉट ऑफिशियल पर्सन टू गिव सच प्रेडिक्शन, मैं शेयर बाजार की कमिटमेंट नहीं दे सकता, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। लेकिन मेरा अपना ये अनुमान है कि इस तरह की जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो सालाना 14-15% का ग्रोथ देती हैं। और कंपाउंडिंग मैथमेटिक्स ये बोलता है कि अगर पैसा 5 साल में 15% सालाना ब्याज आए तो पैसा 5 साल में दुगना होता है। अभी 5 साल मत देखो, अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। 1 लाख रुपए किसी ने आईपीओ में डाला, अगले 5 साल में 2 लाख, 10 साल आते आते 4 लाख, 15 साल आते आते 8 लाख, 20 साल आते आते 16 लाख, 25 साल आते आते 32 लाख। 5 साल मत देखो, अगर किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन देखो तो 20 साल 25 साल देखो, क्योंकि हम कारोबार यही सोच के करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छी और बड़ी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, हिलने वाला बड़ा जहाज है, सालाना 15% का ग्रोथ देगा। लिफ्टिंग गेन की उम्मीद मुझे नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले दिन जैसे जो कंपनियों के कुछ आईपीओ ऐसे भी आए हैं जो पहले दिन डबल हो गए, वैसे लेवल का ग्रोथ नहीं आएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज आनी बंद होगी, मेरा माइक तो नहीं खराब हो गया? आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है जी। आ रही है सर, आ रही है। और किसी का क्वेश्चन है तो? Yeah, good morning, Amit sir. Thank you so much for taking this wonderful session. Though we have got an excellent financial advisor in form of Mr. Vinay Sharma. However, just Thank you, sir. as an interested or a curious investor, what are the key parameters one should keep in mind while looking for a particular sector or for particular company or industry? मैं आपके सवाल को 2 हिस्सों में बांटना चाहूंगा। आप उस कंपनी को मत देखिए, आप जनरेशन को देखिए कि जनरेशन किस ओर जा रही है, क्योंकि वो कंपनी आप का प्रोडक्ट क्या है वो मैटर करता है कि जनरेशन की सोच क्या है। जैसे आज के जनरेशन की सोच है ऑनलाइन गेमिंग, हमने सिनेमा हॉल जाना बंद कर दिया, सब लोग नेटफ्लिक्स घर पे ही देखने लग गए, तो जनरेशन चेंज हो गई। हमने परचून की दुकान पे जाना बंद कर दिया, हम ग्रोफर से माल मंगाने लगे। हमने दर्जी की दुकान से कपड़ा सिलाना बंद कर दिया, हम कैंटाबिल, टीक्यूएस, टीएनजी पे जाने लग गए। तो हमारी जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो जिस और जाएगी,
वो कंपनियां, उस वाली कंपनियों की ग्रोथ होएगी। अब आपके सवाल पर आता हूं। मैंने व्यू बताया कि हम शेयर बाजार को कैसे स्टडी करते हैं। जैसे मुझे लग रहा है सोलर एनर्जी का फ्यूचर है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कोशिश कर रही है हम सोलर एनर्जी को डेवलप करें। मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर है, क्योंकि सरकार खुद चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल लगे। तो आपको ये देखने की जरूरत है, जिस भी कंपनी, सेक्टर या इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट की अगले 5 साल में पिक्चर क्या होने वाली है। आज का मत देखिए, 5 साल बाद का देखिए। हर वो ऑटोमोबाइल कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनाएगी बर्बाद हो जाएगी। हर वो बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर जिसका मोबाइल ऐप नहीं है वो धंधे में रह नहीं पाएगा। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो आप ये प्रोस्पेक्टिव देखिए कि ये कंपनी का प्रोडक्ट अगले 5 साल में एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी और एज पर यूथ डिमांड टिकने वाला है कि नहीं टिकने वाला। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको खरीदने का है कि नहीं खरीदने का है। जी, आई होप मैं समझा पाया हूं आपको। Yes, please. Thank you so much, sir. और किसी का भी क्वेश्चन है तो लास्ट ले सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक बार चैट बॉक्स में देख लेते हैं सर, किसी ने चैट बॉक्स में भी अगर किया हो तो। किसी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा है। सर क्रिप्टो के बारे में एक्चुअली क्या कि रेगुलेटेड नहीं है, तो सेबी मुझे अलाउ नहीं करता। मैंने अभी तक जितनी बातें बोली वो सेबी के फ्रेमवर्क में बोली है। क्रिप्टो को जब तक कोई रेगुलराइज नहीं करता तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ सरकारें बहुत बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि वेल्थ इतनी ज्यादा बन गई क्रिप्टो में। हाँ, लेकिन पिछले 1 महीने का ग्राफ देखेंगे तो 50% डाउनफॉल है। अपनी असली कीमत से 50% नीचे आ गया क्रिप्टो। तो सोच समझ के निवेश कीजिएगा। अभी मैं क्रिप्टो में कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उसे अभी तक रेगुलराइज नहीं किया है। जी सर। Shall I open a demat account or a demat with trading account if I wanted to invest or I wanted to put some money in share market? सर डीमेट अकाउंट कभी भी अकेले नहीं खुलता। डीमेट अकाउंट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरली लिंक करना होता है। डीमेट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए पार्किंग लॉट जहां पे शेयर को पार्क किया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट वो गेट है जहां से कार अंदर आती बाहर जाती है। तो ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है। जब आप ट्रेड करके कोई शेयर खरीद लेते हैं वो शाम को आपके डीमेट में आ जाता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट, दोनों एक साथ खुलते हैं, अलग अलग नहीं खुलते हैं। जी। Okay. And I can open in any bank, right? Even ICICI, if I have an account, then I can open there, right? Yes, you can go with any of the. मैं strongly recommend करूंगा go with a private bank instead of government bank. आईसीसी, एचडीएफसी, एक्सिस, किसी के भी साथ, या विनय शर्मा जी जो है, विनय शर्मा जी के पास भी डीमेट का फ्रेंचाइजी है, आप उनसे भी ओपन करवा सकते हैं। क्योंकि बैंक में जाने में क्या होता है कि बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर कीप चेंजिंग टाइम टू टाइम। हर 2-3 साल में मैनेजर बदल जाता है, नया मैनेजर नए तरीके से आपको एडवाइस करता है। लेकिन वो लोग जो LIC एजेंट्स होते हैं वो परमानेंट इसी बिजनेस में होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड मॉडल में होते हैं, वो जिंदगी भर वही रहने वाले हैं। तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो वो व्यक्ति अगले 20 साल तक आपके साथ रहने वाला है। आज जो डिसीजन लिया 5 साल बाद वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। आप उससे पूछ सकते हैं भैया ये गलती क्यों हुई। लेकिन बैंकिंग चैनल में वो हर 2 साल के बाद मैनेजर बदलेगा, नया मैनेजर आएगा, उसके अपने टारगेट्स होंगे। तो हमने पास्ट में ऐसा देखा है कि बैंकिंग चैनल में लोग जबरदस्ती खरीदो सर, बेचो सर, तो वो वेल्थ क्रिएट हो ही नहीं पाती जो एक्चुअल में बननी चाहिए। फिर भी आप अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री है। Okay. ठीक है, मुझे लगता है अमित जी की अब किसी का क्वेश्चन नहीं रहा, तो और किसी का कुछ होगा तो मेरे से 1 to 1 बात भी कर सकते हैं। तो थैंक यू अमित जी, बहुत ही अच्छा रहा और ये सेशन, और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना बहुत कीमती समय आपने संडे को दिया। और मुझे लगता है कि आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो ये सेशन। और हमने रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो समझाया अमित जी ने, उस पर हम अच्छी तरह से निवेश और सही तरीके से पैसा लगाएंगे जहां हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू अमित जी, थैंक यू, और थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये वीडियो हम YouTube पे डाल देंगे, आप अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं, कल के बाद से मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू।